नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी का अपने YouTube चैनल विधि ज्ञान लीगल नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जब भी हम कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध की कौन-कौन सी चरणें होती हैं या फिर कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो आज की इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में हम इसी को कवर करने वाले हैं। अगर हम इसके पार्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे आईपीसी का पार्ट 23 तथा सेक्शन 511 का पार्ट है। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया क्या गया है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि कोई भी अपराध होता है, अगर हमारे समाज में कोई भी अपराध होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है कि तुरंत कोई अपराध घटित हुआ तुरंत हो गया। नहीं, अपराध चाहे जैसा भी हो वह कभी भी तुरंत नहीं होता है, बल्कि अपराध के संपन्न होने से पहले उसे कई स्तरों से गुजरना होता है। स्तरों का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किचन में कोई सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पहले उसमें आप सब्जी काटते हैं, उसको धुलते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, मतलब वगैरह वगैरह जो भी उसका प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस अपनाने के बाद आपकी सब्जी तैयार होती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई अपराध किया जाता है तो उससे पहले कई चीज़ को मिला के एक अपराध को मतलब एक अपराध जो है फाइनल रूप से तैयार होता है। तो देखिए, अपराध को करने के लिए वह कौन कौन से तत्व होते हैं, हमको इसको जान लेना होगा। तो अपराध को करने के लिए देखिए बेसिकली 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला तत्व है जिसको हम बोलते हैं आशय, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रयास और चौथा है अपराध की पूर्णता, जिसमें अपराध पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब हम एक-एक करके सबको समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। यदि मैं आशय की बात करूं, इंटेंशन की बात करूं, तो आशय में देखिए क्या है कि आशय किसी भी अपराध को विशेष ढंग से करने का निश्चय होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई अपराध करना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में ले आना होगा ना कि हाँ, हमें ये अपराध करना है। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में आशय ही नहीं रखेंगे, सोचेंगे ही नहीं, हम अपराध करेंगे कैसे? तो यही कह रहा है आशय कि किसी भी अपराध को विशेष ढंग से करने से पहले उसका निश्चय होता है, और आशय किसी कार्य को किसी ढंग से करने का निश्चित इरादा होता है। इरादा का मतलब क्या हुआ? जो हमने सोचा, फिर हमारे अंदर इरादा बना उस चीज़ को करने के लिए। आगे इसमें कह रहा है कि जब तक किसी कार्य का आशय ही होता है तब तक वह विधि द्वारा दंडनीय नहीं होता है। अब मान लीजिए हमने किसी को मारने के बारे में सोच लिया है, मन में सोच के बैठे हुए हैं, हम ना उसको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, तो ये दंडनीय नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर कोई अपराध के लिए कोई आशय है तो आशय ही मात्र उसको दंडनीय नहीं बनाता है, परंतु जैसे ही कोई कार्य किया जाता है वह विधि द्वारा किए गए कार्य का निर्णय नहीं करती है, परंतु उस आशय को भी देखती है। कहने का मतलब ये है, वैसे मान लीजिए कोई कार्य कर ही दिया गया, मान लीजिए कोई घटना घटी गई, तो उसके पहले का इंटेंशन भी देखा जाता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल, अचानक से गाड़ी तेज चल रही है रोड पे, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट तो जानबूझ के कोई करता नहीं है। तो वहाँ पे ये देखना होता है क्या इनका इंटेंशन था एक्सीडेंट करने का, क्या उन्होंने जानबूझ के गलत लाइन पे गया। मतलब ये सब चीज़ें देखने के बाद ये चीज़ मतलब क्राइटेरिया को डिसाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली कहने का मतलब है। इसके अलावा जिससे यह सिद्ध किया जाता है तथा जब यह अवैध तथा विद्वेषपूर्ण आशय के साथ किया जाता है, मतलब अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो ये अवैध रूप से किया जाएगा, और विद्वेषपूर्ण मतलब कहीं ना कहीं अपने बदले की भावना होगी मन में, तब तो हम उसको करेंगे। परंतु कार्य निर्दोष होने के बावजूद भी आपराधिक आशय होने का कारण आपराधिक तथा दंडनीय होगा। कहने का मतलब ये है, यदि कार्य आपका निर्दोष होने के बावजूद भी, जिसे कह रहा है कार्य निर्दोष होने के बावजूद भी, मान लीजिए आपने कोई आपने कोई कार्य करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन आपने प्रयास तो किया, आपका इंटेंशन तो दिख गया, आपने उसको नुकसान पहुंचाने की प्रयास किया, भले नहीं हुआ, आपको सजा होगी, वो दंडनीय होगा। ये बेसिकली हमारा कहता है आशय। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन क्या होता है? देखिए, प्रिपरेशन का अर्थ ये होता है कि ऐसी युक्ति निकालना, मतलब ऐसा कंक्लूजन निकालना अथवा ऐसे साधनों तथा उपायों की व्यवस्था करना जो अपराध को कारित करने के लिए आवश्यक होते हैं। हमने सब्जी का एग्जाम्पल दिया, सब्जी को बनाने के लिए जो जो मटेरियल की हमें आवश्यकता हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? प्रिपरेशन कहेंगे। भाई कोई सामान रहेगा तभी तो मुझसे बनाएंगे सब्जी। उसी प्रकार मान लीजिए हमें किसी का खून करना है तो उसके लिए हमें जहाँ गन खरीद के ले आ रहे हैं, उसके लिए मतलब कुछ और खरीद के ले आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम कहते हैं ये प्रिपरेशन का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे साधनों का इकट्ठा करना वो कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन जो कुछ निम्नलिखित परिस्थितियों में दंडनीय होती है। तैयारी जो है, जो प्रिपरेशन है, कुछ कारण होते हैं उसके अनुसार ये दंडनीय होती है। पहला,
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध के करने से आशय से आयुध संग्रह, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है देश में जो ऐसा संग्रह इकट्ठा कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें इकट्ठा कर रहा है भारत के खिलाफ दंगा करने के लिए जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ है, भारत के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये भी एक प्रकार से प्रिपरेशन होगी और इसके लिए दंड दिया जाएगा। ये हमारे सेक्शन 122 का पार्ट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य में लूटपाट करना। कोई ऐसा मित्र देश है ना, मित्र देश है, हम उसके साथ शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं और क्या कर रहा है, कोई ऐसा इंसान कर रहा है वो लूटपाट कर रहा है। ये हमारा धारा 126 का पार्ट है। तीसरा पॉइंट कहता है डकैती के लिए तैयारी करना। जाहिर सी बात है, डकैती का मतलब क्या होता है, आप गए सीधे से, मतलब पूरे तैयारी के साथ गए और कहीं से आपने डकैती डाला और पूरे सामान वामान लूट लिया। तो ये हमारा धारा 399 का पार्ट है। चौथा क्या कहता है, भारतीय सिक्के तथा स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाने की तैयारी। आप नकली सिक्का बना रहे हैं, नकली स्टाम्प बना रहे हैं, तो ये सब भी तैयारी होता है, किसी की तैयारी तो है ना। तो ये भी अपराध है जो हमारे धारा 233, 234, 235, 256 और 257 का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा तैयारी के बारे में था। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं अटेम्प्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रयत्न। अटेम्प्ट क्या होता है, अपराध की संरचना उस स्थिति में होती है, इसमें कह रहा है कि अपराध की संरचना उस स्थिति में होती है जहां की आयशित आपराधिक कार्य पूर्णतः क्रियान्वित नहीं होता है। प्रयत्न आपने किया, कोशिश की, सब्जी बनाने की कोशिश की, सब्जी नहीं बन पाई, खराब हो गई, जल हो गई, डजेंट मैटर, आपने प्रयत्न तो किया, आपने अपराध करने का प्रयास तो किया। आगे इसमें कह रहा है दायित्व उस समय प्रारंभ हो जाता है जिस समय अपराधी कोई कार्य करता है जिससे केवल दुराशय का ही आभास नहीं होता है, अपितु उसके कार्य का अपराध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आपने कोई चीज़ प्रयास किया, ठीक है, प्रयास करने के बाद से आपने दुराशय का मतलब क्या होता है, आपके मन में कोई दुर्भावना है, कहने का मतलब केवल इसी चीज़ का आभास नहीं होता है, बल्कि ये भी आभास होता है कि आपने उस कार्य को करने में एक अपने दिशा, मतलब कहने का मतलब है आपने उसके कदम एक कदम आगे बढ़ाया उस अपराध को करने के लिए। आगे कह रहा है कोई अपराध करने का प्रयत्न ऐसा कृत्य है जो उस अपराध को कारित करने के लिए आशय किया जाता है। कोई भी अपराध करता है तो कहने का मतलब है वो एक ऐसा प्रयास है जो उस अपराध को कारित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक फेमस केस था जिसका हम नाम है कि राम कृपाल पुत्र वर्सेस श्याम लाल चर्मकार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2007 का ये केस था। इसमें कहा गया था कि किसी अपराध को करने के प्रयत्न की सारी तैयारियां समाप्त हो जाती हैं, किसी अपराध को करने के प्रयत्न की सारी तैयारियां समाप्त हो जाती है और अपराधी अपराध कारित करने के आशय से कुछ कार्य प्रारंभ करता है जिसे अपराध की दिशा में एक कदम माना जा सके, तो उस प्रयत्न का प्रारंभ होना कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपने तैयारियां शुरू की और तैयारियां समाप्त हो गई, जिससे हम ये जाहिर कर सकते हैं कि आपने उस अधिकार, मतलब उस जो अपराध है उसको कार्य करने का आपने प्रारंभ किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं हम उसको मानेंगे ये एक प्रकार का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब प्रिपरेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं हमें उसको भी समझना होगा। तो पहला है कि उसमें अपराध कारित करने के लिए पहले मन की स्थिति होनी चाहिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि एक कार्य जो आपराधिक प्रयत्न तथा दोषपूर्ण कार्य को गठित करता हो, मतलब वो जो कार्य किया जा रहा है उससे किसी अपराध का हो रहा हो, कोई दोषपूर्ण कार्य गठित हो रहा हो, ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, आयशित कार्य की पूर्ति में असफलता, अर्थात आयशित अपराध के पूर्ण होने तक कार्य का न हो पाना। कहने का मतलब यह है कि जिस आशय से आप कोई कार्य कर रहे हैं उसकी पूर्ति में मान लीजिए कोई असफलता हो गई। इसके अलावा आयशित अपराध के पूर्ण होने तक, मान लीजिए अपराध पूर्ण हो रहा था, कार्य का न हो पाना, मतलब कहने का मतलब है प्रयत्न हम कब कहेंगे, देखिए प्रयत्न वो चीज़ होता है जब आप इसमें सफल नहीं हो पाते पूरी तरीके से, लेकिन आपने कोशिश की, तो वही कह रहा है कि जो आप कार्य कर रहे हो उसमें या तो असफलता मिली हो या तो आपने उस कार्य को पूर्ण करने, मतलब करने का पूरा प्रयास आपने अंत तक किया हो, ये था। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अपराध की पूर्णता, ये हमारा चौथा एलिमेंट है जो हमने पढ़ा था। अपराध की पूर्णता क्या होता है, जिसको हम कंप्लीशन कहते हैं। ये कहता है ये अपराध कृत्य का ये सबसे अंतिम चरण होता है। कैसे, यदि अभियुक्त अपराध के प्रयास में सफल हो जाता है तो उसे उस संबंधित अपराध का दोषी माना जाता है। आपने कोई अपराध करने के लिए मोटिव बना लिया, प्रिपरेशन कर लिया, हर चीज़ कर लिया और लास्ट में आपने अपराध कर ही दिया, तो ये क्या कहा जाएगा, ये पूरी तरीके से अपराध की पूर्णता कहा जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, तैयारी और प्रयत्न में अंतर क्या होता है ना, मतलब ये अटेम्प्ट और क्या बोलते हैं आपको, ये तो प्रयत्न और तैयारी दोनों में अंतर क्या होता है, तो चलिए अब समझाते हैं। तैयारी और प्रयत्न में मुख्य अंतर यह है कि तैयारी में व्यक्ति द्वारा आशय की अग्रसर में कुछ कार्य किया जाता है,
ठीक है। प्रिपरेशन कोई अगर कर रहा है तो पहले उसके बारे में सोचेगा तो, भाई हमें जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, पहले हम जुडिशरी के एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, फिर तो उसका सिलेबस निकालेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तब तो उसको क्रैक करेंगे। उसी प्रकार कह रहा है कि कर किया जाता है, जबकि प्रयत्न में क्या होता है, प्रयत्न में ऐसा कार्य किया जाता है जो परिस्थिति के कारण पूर्ण न हो पाया हो। अरे भैया चलिए, जुडिशरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और यूपीएससी का भी दे देते हैं, पीसीएस का भी दे देते हैं, अटेम्प्ट दे देते हैं, प्रयास करते हैं, है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ये प्रयत्न किया गया। हाँ, तो ये दोनों, ये बेसिकली ये अंतर होता है। इसमें आगे है कि अपराध के प्रयत्न तथा तैयारी के बीच जो अंतर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति द्वारा मलकियत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में 1970 के मामले में इसको बताया था। इसमें क्या बताया था कि किसी अपराध को करने की तैयारी में किसी अपराध को करने के लिए उपाय करना या व्यवस्था करना, जबकि किसी अपराध के प्रयत्न में उसकी तैयारी के बाद अपराध करने की दिशा में सीधा प्रचलन करना है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए आप तैयारी करना, और उसके बाद से उस अपराध को करने के लिए मान लीजिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं या उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका कहीं ना कहीं अपराध होगा। जबकि किसी अपराध के प्रयत्न में उसकी तैयारी के बाद, कह रहा है तैयारी के बाद अपराध करने की दिशा में, मान लीजिए तैयारी किया, उसके बाद अपराध करने की दिशा में सीधा प्रचलन होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के प्रयत्न के लिए दंडित करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रथम किसी अपराध को करने का आशय तथा दूसरे कार्य को करने की दिशा में कदम उठाए गए थे। आप किसी को दंडित कर रहे हैं तो पहले ये देखेंगे कि उसने पहले इंटेंशन क्रिएट किया था, उसके बाद से उसमें मतलब उसको अमल किया था, उस पर क्या हुआ था, प्रयास किया था, ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, इसको चलिए एक एग्जाम्पल के समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक माचिस का बॉक्स खरीदता है, तो वह आग लगाने के प्रयत्न के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। हालांकि चाहे यह सिद्ध हो जाए कि उसका माचिस खरीदने के समय किसी झोपड़ी में आग लगाने का इरादा था, वह इस अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह माचिस जेब में रखकर झोपड़ी के पास जाता है। परंतु यदि वह झोपड़ी के पास झुककर बैठता है तथा झोपड़ी में जली हुई तीली लगा देता है, जिसके बाद वह उसे बुझा देता है, तो वह आग लगाने के अपराध में प्रयत्न के लिए दोषी होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई इंसान गया दुकान से माचिस खरीद रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये आग लगाएगा, है ना, उसको पहले नहीं दोषी बनाएंगे। हम उसको प्रयत्न कब कहेंगे कि ये प्रिपरेशन मतलब प्रयत्न है, तब कहेंगे मान लीजिए कोई माचिस लेके आया, बढ़िया से झोपड़ी के पास बैठने के बाद से माचिस जलाया, माचिस जलाने के बाद से उसमें आग लगा दिया, और आग लगा तो खुद ही बुझा रहा है, उसको बुझा रहा तो क्या किया जा रहा है, आपने आग तो नहीं लगाई, आपने उसको प्रयत्न तो किया ना, कोशिश तो की ना, तो ये होता है बेसिकली, ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे इसमें है कि उपयुक्त कथनों तथा तथ्यों अन्य अवयवों की सहायता से तैयारी तथा प्रयत्न में निम्न अंतर किए जा सकते हैं। वो अंतर क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तैयारी पे पहले के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं। किसी अपराध को कारित करने के लिए साधनों को एकत्रित करना तथा तैयारी करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तैयारी करना मात्र अपने आप में कोई अपराध नहीं होता है। इसको भी हमें ध्यान देना होगा कि केवल तैयारी ही अपराध नहीं होता है, लेकिन साधन इकट्ठा करना अपराध होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, लेकिन केवल तैयारी करना अपराध नहीं होता है। तीसरा क्या कह रहा है, संहिता में अपराध करने की तैयारी को दंडनीय अपराध नहीं माना गया है। मतलब ये जो हमारे आईपीसी इसमें अपराध करने की जो तैयारी है उसको दंडनीय नहीं माना गया है। चौथा पॉइंट कहता है कि अपराध कारित किए जाने के लिए आशय के बाद की सीढ़ी तैयारी है। मतलब आपने कोई अपराध किए जाने के लिए आशय के बाद की सीढ़ी, आपने इंटेंशन बनाया और उसके बाद का जितना भी वर्क होता है उसे हम क्या कहेंगे, वो तैयारी है, वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन है। अब आइए प्रयत्न के बारे में समझ लेते हैं। इसके भी कुछ 4 पॉइंट हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। प्रयत्न हमारा कहता है कि किसी अपराध को कारित करने की चेष्टा करना प्रयत्न माना जाता है। चेष्टा करने का मतलब क्या हुआ, प्रयास करना, प्रयत्न हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्रयत्न करना अपने आप में एक अपराध होता है। आपने किसी का इंटेंशन नहीं किया, है ना, मान लीजिए किसी ने इंटेंशन नहीं है मन में, लेकिन आप गए रोड पे ऐसे किसी को 2 थप्पड़ मार दिए। अरे मारे, आपने अपराध किया। हाँ, किसी को मतलब मान लीजिए गड्ढे में धक्का दे दिया, किसी को आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, आपने क्या किया, आपने प्रयत्न किया, आप अपराधी हो गए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जबकि प्रयत्न को
कहता है किसी अपराध को कारित करने के संबंध, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है, उसको संबंध में अगर कोई प्रयत्न किया जाता है तो इस दंडनीय में अपराध माना गया है। आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अपराध कारित करने के आशय और तैयारी के बीच की सीढ़ी प्रयत्न है। मतलब जो अपराध कारित किया जाता है तो उसके बीच जो आशय होता है, मतलब सबसे पहला इंटेंशन, उसके बाद क्या होता है जो तैयारी होता है, उसके बीच की सीढ़ी क्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इसमें एक केस था रेग बनाम चीसमैन, 1862 का मामला था, इंग्लिश केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था, इसमें न्यायाधीश ब्लैकमैन ने तैयारी और प्रयत्न में अंतर निम्न प्रकार से दिया था। उन्होंने कहा था इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तविक प्रयत्न और प्रयत्न पूर्व तैयारी में अंतर है। मतलब उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तविक प्रयत्न, मतलब जो वास्तव में किया जा रहा है, और प्रयत्न पूर्व तैयारी में अंतर है। मतलब जो पहले की जो प्रयत्न किया गया, मतलब सॉरी मैं कहने का मतलब है जो पहले की हमने तैयारी की उसके प्रयत्न में अंतर है। परंतु यदि वास्तविक संव्यवहार जिसका अंत अपराध कारित करने में होता, यदि उससे विघ्न न पड़ा होता, प्रारंभ हो गया है, तो उसे स्पष्टतः अपराध का प्रयत्न कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई अपराध कारित किया, ठीक है, और अपराध भले कारित हुआ नहीं, लेकिन उसके कारण उसमें कोई विघ्न न पड़ा होता। मतलब अगर आपने वो अपराध न किया होता तो इस चीज में विघ्न न पड़ा होता। कहने का मतलब ये है, सब्जी हम बना रहे हैं, सब्जी में बनाने का मतलब ये है कि अगर आपने ज़्यादा नमक न डाला होता तो सब्जी खराब ना हुई होती, है ना, गैस समय से बंद नहीं हुआ, मतलब धीमे नहीं किया होता तो सब्जी न जली होती। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई अपराध कर रहे हैं, अपराध अगर आप न किए होते तो ये विघ्न न पड़ा होता, मतलब सब्जी खराब ना हुई होती, हाँ, और प्रारंभ हो गया होता, तो इसे स्पष्टतः अपराध का प्रयत्न कहेंगे। मतलब पूरी तरीके से अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या कहा, ये प्रयत्न तो हुआ ना, कोशिश तो हुई ना प्रयत्न करने की। ठीक उसी प्रकार जैसे सब्जी में नमक तेज हो गया तो क्या करते, उसका कई तरह के नुस्खे होते हैं उसके सब्जी में नमक करने के लिए। उसी प्रकार से आप कोई मान लीजिए अपराध कर रहे हैं, अपराध भले न पूरी तरीके से घटित हो, लेकिन अगर आपने वो चीज़ ना किया होता तो ऐसा चीज़ ना हुआ होता, तो उसी हम क्या कहेंगे, प्रयत्न कहेंगे। ये कौन कहा था, रेग बनाम चीसमैन के केस में 1862 के मामले में कहा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस ऑडियो लेक्चर में समझा आईपीसी के धारा 511 के बारे में, जो कि अध्याय 23 का भाग है ना। आई होप कि आपको ये ऑडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने काफ़ी आसान शब्दों में कोशिश की समझाने की। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप इसको सुनिए, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।